Hello everyone. Today we study thermodynamic concept class 6. ओके, तो हम लोग पहले 5 क्लास पढ़ चुके हैं। बहुत सारा बेसिक चीज़ हम लोग तो देख चुके हैं। आज हम लोग न्यू चीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज़ होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? कि कोई सिस्टम, ये जैसे सिस्टम है और सराउंडिंग को हम लोग तभी बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है जब उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम हो, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर में इक्वलिटी, ये शो करता है क्या? टेम्परेचर इक्वलिटी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कि सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि सिस्टम जो है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ओके, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम हो तभी हम लोग एक रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन। चैप्टर में जब पढ़ोगे तो मैक्सवेल जो थर्मोडायनेमिक थ्योरम है, ये वैलिड होता है। तो याद रखना, अगर कहीं पूछे कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक थ्योरम कब वैलिड होता है, कि जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा? मैक्सवेल थ्योरम वैलिड होगा, ठीक है। अब देखते हैं डिफिनेशन प्योर सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि याद रखना, प्योर सब्सटेंस में केमिकल वैसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन ये क्या होगा? सेम होगा। केमिकल कंपोजिशन सेम, बट उसका फेज वगैरह, जैसे तुम्हारा वेपर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है। फेज चेंज हो सकता है, ठीक है, फेज चेंज हो सकता है वैल्यू, बट केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर, स्टीम, ठीक है, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं, हम लोग पहले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, पीवी डायग्राम में बहुत सारे प्रोसेस जो था, कि जैसे ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये क्या कांस्टेंट प्रेशर हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बाद ये पीवी के ऊपर गामा कांस्टेंट, ये पीवी के ऊपर एन कांस्टेंट, ये सब स्टेप से फिर ये कंप्रेशन के लिए ये एक्सपेंशन, ये सब ये वाला पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला अच्छा से पहले वाले क्लास में देख लेना। आज हम लोग देखेंगे कि टीएस डायग्राम में हम लोग कैसे आइसोबारिक प्रोसेस को, आइसोबारिक और आइसोकोरिक को कैसे शो करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस को कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा जैसे पीवी डायग्राम है, ये जैसे पीवी डायग्राम है, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो स्लोप होता है, टीएस डायग्राम में आइसोबारिक और आइसोकोरिक का जो स्लोप होता है, उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है, क्या जानता है? T/Cp, और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में T/Cv,
ये कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, ये कांस्टेंट प्रेशर के केस में। जो प्रेशर कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि T/Cp एंड T/Cv। तो Cv क्या होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं कि Cp ग्रेटर देन Cv, यानी Cv जो है कम है। Cv अगर कम है, नीचे वाला अगर कम हुआ तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना कि इसका स्लोप T/Cv ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T/Cp। ठीक है, तो हम लोग अगर दिखाते हैं TS डायग्राम में, क्या TS सॉरी TS डायग्राम में जब दिखाते हैं तो क्या दिखाएंगे कि Cv का ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम का, ये कांस्टेंट प्रेशर का है। तो इसीलिए जब हम लोग एक बार पढ़ा होगा ड्यूल साइकिल है, ड्यूल साइकिल में जब TS डायग्राम दिखाते हैं तो एक बार ऐसे दिखाते हैं, एक बार ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्लोप दिखाते हैं, वो कम स्लोप दिखाते हैं। तो जो ज़्यादा स्लोप है वो कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला है, और जो कम स्लोप रहता है ये कम रहता है, ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो ये तुम्हारा जो मतलब ड्यूल साइकिल में जब देखेगा तो वहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो इस सब इसको भी ध्यान में रखना है कि उसका कैसे मतलब TS डायग्राम में आइसोबारिक और आइसोकोरिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एस कांस्टेंट होता है, तो एस कांस्टेंट के लिए ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी टाइप से है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म सीखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ जो पहले क्लासेस में छूट गया है उसका भी मेकअप हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते थे कि PV इज इक्वल टू MRT इज इक्वल टू NR-T। आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है ना, ये हम लोग जानते थे। इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, याद रखना। और PV के पर N इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, जनरल गैस इक्वेशन फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन जब बोले उसके लिए जनरल गैस इक्वेशन, और PV के बाद N इक्वल टू कांस्टेंट, और ये सिंपल आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू M/V RT। तो M/V क्या होगा, रो RT। तो P इक्वल टू रो RT भी रहता है, जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग घुमा सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू R। ये क्या है, मोलिकुलर वेट, और ये R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो अगर हम बोलें कि H2 C2H2 CO2 किसका सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, तो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं कि R इज इक्वल टू क्या, R'/M। तो जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है उसका R सबसे कम होगा, जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है उसका R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से निकाल लेना उसका, तुम्हारा तो मोलिकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, C का होता है 12, 12 में 24 प्लस, है ना, C का 12 हो गया, 12 12 में 24 और प्लस कितना 2। इसका उसी टाइप से निकाल देना, निकालना, देखना किसका है उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, अब सुपरहीटेड गैस जो होता है, सुपरहीटेड गैस और वेपर, सुपरहीटेड जो वेपर है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो इसी कारण से जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जब हम लोग साइकोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मोस्ट एयर रहता है, मोस्ट एयर जो है वो सुपर हीटेड वेपर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और याद रखना कोई भी गैस का बिहेवियर ऑफ गैस इज फुल्ली डिटरमाइंड बाय, हम लोग कोई भी गैस का बिहेवियर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, बॉयल्स लॉ
चार्ल्स लॉ, तीसरा गै-लुसाक लॉ, चौथा एवोगैड्रो लॉ। तो ये 4 लॉ से हम लोग कोई भी गैस का बिहेवियर को फुल्ली डिटरमाइन कर सकते हैं, पूरा हर एक चीज उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं मगर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कर दे रहे हैं कि ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। पर एक होता है आइडियाबेटिक। आइडियाबेटिक मीन्स क्या होता है? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जीरो। आइडियाबेटिक मीन हीट ट्रांसफर जीरो, यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे आइडियाबेटिक वाल, आइडियाबेटिक वाल का मतलब क्या है कि वैसा वाल जिसमें हीट इंटरेक्शन ना हो, नो हीट इंटरेक्शन, नो हीट इंटरेक्शन। इसी टाइप से होता है डायथार्मिक वाल। इसमें क्या होता है कि हीट इंटरेक्शन होता है, इट अलाउज हीट इंटरेक्शन। ठीक है, ये सब टर्म याद रखना। उसके बाद बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर में क्या होता है कि एगो हम लोग जैसे जैसे चैम्बर रहता है, ठीक है, इसमें डाल देते हैं Hg पारा, और इसमें एक ट्यूब डाल देते हैं ऐसे एकदम 3 mm का, ठीक है, ट्यूब डाल देते हैं, और यहाँ पे जो एयर रहता है उसको वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाला जाता है, वैक्यूम पंप के थ्रू। तो उस केस में जो यहाँ पे जो कॉलम मतलब जब Hg में हम ये करेंगे तो कुछ कॉलम बनेगा, तो ये जो कॉलम है यही देता है हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है। ठीक है, तो अगर बैरोमेट्रिक रीडिंग अगर सडनली ड्रॉप कर रहा है, तो चांस है क्या होने का? स्ट्रॉम चक्रवात आने का, आंधी आने का चांस रहता है। अगर बैरोमेट्रिक रीडिंग ग्रेजुअली फॉल कर रहा है, ग्रेजुअली अगर फॉल कर रहा हो तो उसका मतलब है कि रेन होगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट है, और अगर रीडिंग अगर कांस्टेंट है तो मतलब क्लियर वेदर। ठीक है, ठीक ना। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर को याद रखना है 6.022 × 10⁻23। ये क्या 6.022 × 23 मोलिकूल्स एटम्स। ठीक है, अब हम लोग थर्मोमीटर पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है? तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, उसके बाद थर्मोकपल, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, और ऑर्डिनरी जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये सब जो थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, और उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी याद रखना, काम आता है, कभी कोई पूछ देता है कोई एग्जाम में। तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर जो है वो काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है, और इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा। ठीक है, थर्मोकपल का क्या है? तो थर्मोकपल का किस प्रिंसिपल काम करता है? सीबेक इफेक्ट। ये सब कैसे होता है, ये सब मेजरमेंट जब पढ़ेंगे ना तो पूरा अच्छा सा तो डिटेल्स बताएंगे। सीबेक इफेक्ट
इसमें चेंज होता है ईएमएफ के साथ टेम्परेचर चेंज होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर और कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, ये दोनों आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर के साथ चेंज करेगा, तो इसलिए थर्मामीटर प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर अगर कर देते हैं तो ये चेंज होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से। और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन दोनों पे उसका दोनों जो थर्मामीटर है दोनों काम करता है आइडियल गैस इक्वेशन प्रिंसिपल पे। और ऑर्डिनरी थर्मामीटर जो ये हम लोग जानते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्सपेंशन, सिंपल एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन पे काम करता है। और यहाँ पे जो थर्मामीटर पोलैरिटी टेम्परेचर के साथ क्या चेंज करता है, लेंथ, टेम्परेचर बढ़ेगा लेंथ मतलब उसका जो हाइट बढ़ेगा, जो कॉलम बढ़ेगा तो वही लेंथ, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। और याद रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर ये जो होता है, जो वैल्यू देगा हम लोग को टेम्परेचर का, ये एब्सोल्यूट स्केल पे देता है, एब्सोल्यूट स्केल पे देता है, यानी ये सीधे केल्विन में देगा, याद रखना। बाकी सब केल्विन में हो सके दे या ना दे अलग बात है, लेकिन ये केल्विन में देगा, ठीक है, ओके। और हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन सिंपल, और -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में मोलिकुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सीज हो जाता है, बिकम्स जीरो, मोलिकुलर मोमेंटम सीज हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है कि अगर कल उसका कोई भी हम लोग जानते हैं क्या, कि कोई भी मैटर जो भी होता है एटॉम से बना होता है, एटॉम्स के भीतर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, जो कि हमेशा मूव करते रहता है। तो अगर हम लोग को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पहुंचना है तो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसका जो मूवमेंट है उसको जीरो करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को ओनली रिफ्रेश मार के चलते हैं, ये अटेंड नहीं कर सकते हैं जीरो केल्विन। इस टेम्परेचर पे कोई भी गैस का वॉल्यूम हो जाएगा जीरो, जो कि संभव नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अब रोज़ डेली क्लासेस चलते रहेगा। पहले कुछ प्रॉब्लम्स था जिसके कारण से कोई दिन वीडियो तो नहीं बन पाई थी, तो अब हमेशा तो देखते रहो और अपना नॉलेज बढ़ाते रहो। बहुत ही इम्पोर्टेंट, फ्री में कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।